वेलकम अगेन। पिछले 50 साल में जेईई मेन और एडवांस एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड टॉपिक्स पे कम से कम 50 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर ये 50 क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो आपको किसी और एग्जाम के किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज के इस लेक्चर में जेईई मेन में पूछे गए हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक पे बेस्ड होंगे। ये सीरीज चलेगी। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे डी एंड ब्लॉक के। उसके बाद हम उनकी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम उनके कंपाउंड पे बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं उनके कंपाउंड पे बेस्ड। तो इस सीरीज का ये हमारा पहला लेक्चर होगा जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्क्रीन पे आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसमें कहा जा रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियोडायमियम इज। तो चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अलग अलग टीचर अलग अलग चीज़ें बताते हैं, कुछ ट्रिक्स से इसको सॉल्व करवाते हैं। बट मेरा मानना है कि आपको पूरी पीरियोडिक टेबल का एक एक एलिमेंट और उसकी पोजीशन आपको रटी होनी चाहिए। अगर आपको पीरियोडिक टेबल में बहुत बेहतरीन जानकारी होगी तो कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे ये पता है कि नियोडायमियम जो है वो एफ ब्लॉक के 4s सीरीज का एलिमेंट है। अब मुझे कैसे पता है? क्योंकि मैंने पीरियोडिक टेबल के ज़्यादातर एलिमेंट्स को याद करके रखा हुआ है। कैसे उसको याद करते हैं उसकी ट्रिक हम आज आप लोग को बताएंगे। इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये होता है 3D सीरीज, ये होता है 4D सीरीज, ये होता है 5D सीरीज और ये होता है 6D सीरीज। 3D सीरीज में स्कैंडियम से लेके जिंक तक एलिमेंट्स आते हैं। उसके बाद स्कैंडियम के जस्ट नीचे आएगा येट्रियम और यहाँ पे आएगा लैंथनम। ठीक है, लैंथनम का जो एटॉमिक नंबर होता है ये होता है 57। आई बस समझ में? ये एटॉमिक नंबर आपको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, लैंथनम के बाद यहाँ पे जो एलिमेंट आता है, अगर हम यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे आएगा जर्कोनियम, यहाँ पे आएगा हाफनियम। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 57 और हाफनियम का एटॉमिक नंबर होता है 72। है समझ में? इसका मतलब हुआ कि 58 से लेके 71 एटॉमिक नंबर तक ये सारे एलिमेंट्स 4s सीरीज में रखे गए हैं। ठीक है, इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है या फिर इनको लेंथनाइट्स कहा जाता है। क्योंकि लेंथनम के बाद रखे गए हैं इसलिए इनको लेंथनाइट्स कहा जाता है समझ में? और जो इस क्वेश्चन में नियोडायमियम के बारे में पूछा गया है वो इसी 4s सीरीज का एलिमेंट है। ठीक है, तो एक चीज ये ध्यान रखना कि लैंथनम जो होता है वो 57 एटॉमिक नंबर होगा। 58 से 71 4s सीरीज के एलिमेंट्स हैं और इनको लेंथनाइट्स कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात अगर याद रहेगी तभी क्वेश्चन आगे तुम लोग सॉल्व कर पाओगे। अब हम ये देखते हैं कि 4s सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और उनको कैसे याद रखना है। 4s सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं। सबसे पहला होगा सीरियम, ये होगा प्रेसियोडायमियम, नियोडायमियम जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोमीथियम होगा, सेमेरियम होगा, यूरोपियम होगा, गैडोलिनियम होगा, टर्बियम होगा, डिस्प्रोसियम होगा, होल्मियम, एर्बियम, थुलियम, इटर्बियम और ल्यूटेटियम। आई समझ में? ये सारे एलिमेंट्स हैं। नियोडायमियम के बारे में हमको जानना है। अब अभी थोड़ी देर पहले बताए कि ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो 58 से लेके 71 एटॉमिक नंबर तक हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर होगा 58, इसका होगा 59, इसका होगा 60 जो कि क्वेश्चन में दिया गया है 60, 61, 62, 63 ऐसे लेके यहाँ पे कहाँ तक होगा? यहाँ पे होगा 71 तक। ठीक है, तो 58 से लेके 71 तक इनको यहाँ पे रखा गया है। ये बहुत ध्यान से समझना क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं। ठीक है, क्योंकि जो एफ ब्लॉक होता है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कोई ध्यान नहीं देता है, इसलिए एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखना है? यहाँ पे होगा सी से होगा सीनी, पर नदियां। आप में से बहुत लोग इस ट्रिक को जानते भी होंगे। प्रेम, प्रेम की समाई यूं गदगद, ये होगा तब। डिस्प्रोसियम, दिल हुआ। ER एल्वियम से होगा अरे,
थुलियम, इसको लिख सकते हैं तुम, YB से होगा अब, LU से होगा लौटी। ठीक है। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम अब लौटी। ये उसको याद रखने का तरीका है। ठीक है, 58 से लेके 71 तक। अब हमको देखना है नियोडाइमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो नियोडाइमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की शुरुआत करते हैं यहाँ से। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर सबको याद होता है, 21 होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए ये जो 2 दिख रहा है, इसको लिखेंगे हम 4s2, और ये जो 1 दिख रहा है इसको लिखेंगे 3d1। ठीक है ना, 21 तक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको याद ही होता है। ठीक है, तो हो जाएगा 4s2 3d1। आई बस में। अब देखो ध्यान से, इसके पहले 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके होंगे, मतलब यहाँ पे लिखेंगे हम आर्गन। ठीक है, इसके लिए तुम लोग को ये भी याद होना चाहिए कि कौन कौन से इनर्ट गैसेज होते हैं। ठीक, इनर्ट गैसेज होते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। अगर 3D सीरीज में आर्गन आ रहा है, ठीक है, तो 4D सीरीज में कौन आएगा? क्रिप्टॉन आएगा। 5D सीरीज के लिए जेनॉन आएगा। 6D सीरीज के लिए रेडॉन आएगा। ठीक है, हम इन सब का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो, अगर हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हुआ तो 21 के बाद इधर कितने एलिमेंट होंगे? 18 एलिमेंट होंगे। ठीक है, क्योंकि डी ब्लॉक में यहाँ पे 10 एलिमेंट होंगे, 6 एलिमेंट यहाँ पे होंगे पी ब्लॉक में। ठीक, तो 10 से 16, एस ब्लॉक के 2 एलिमेंट होंगे, तो 21 में अगर हम 18 जोड़ेंगे तो 21 प्लस 18, यहाँ से जो निकल के आएगा वो होगा 9, और यहाँ पे आएगा 13 इसका एटॉमिक नंबर होगा। अब अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हो जाएगा, अब हम आर्गन नहीं ले सकते, हम लेंगे क्रिप्टॉन। ये 4s से यहाँ पे है तो हो जाएगा 5s2, यहाँ पे 3d है तो यहाँ पे हो जाएगा 4d1। आई बता में 5s2 4d1। ठीक, और देखो यहाँ से यहाँ तक आने में हमको फिर से 18 एलिमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे 39 से लेके अगर हम 54 तक जाते हैं तो यहाँ पे जेनॉन आता है। 39 से लेके यहाँ तक कितने एलिमेंट होंगे? 16 एलिमेंट होंगे। आई बस में। तो जेनॉन के बाद 2 एलिमेंट यहाँ पे होंगे, सीजियम और बेरियम। बेरियम पर आएगा लेंथेनम, मतलब 16 एलिमेंट ये ट्रियम से लेके जेनॉन तक 16 एलिमेंट ये, उसके बाद 2 एलिमेंट ये, 16 2 18। इसका मतलब हुआ अगर हम 39 में इधर 16 एलिमेंट और उधर वाले 2 एलिमेंट जोड़ दें, मतलब 39 में अगर हम 18 जोड़ दें तो हमको अगले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर मिल जाएगा, तो इसका हो जाएगा 57। आएगा समझ में? तो पहले हम क्या जोड़े? पहले 18 जोड़े और दूसरे वाले में भी 18 ऐड किए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई ना? अब अच्छे से पता है कि 57 के बाद जो अगला एलिमेंट आता है वो हाफनियम आता है। ठीक है, और हाफनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 72 होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके बाद जो बाकी सारे एलिमेंट्स रखे गए हैं वो 4s सीरीज में रखे गए हैं, 58 से लेके 71 तक। ठीक है, अब हमको नियोडाइमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे पता चलेगा? हम इसके बाद वाले एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे। तो अगर ये ट्रियम का यहाँ पे क्रिप्टॉन ले रहे हैं, ठीक है, तो लेंथेनम के केस में हम क्या लेंगे? जेनॉन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम जेनॉन 3 4, और यहाँ पे आ जाएगा 4 5, यहाँ पे आ जाएगा 6s2 3 4, और यहाँ पे आ जाएगा 5d1। इस तरीके से। यहाँ तो बात समझ में ना? अब देखो, हमको इसकी जरूरत तो है नहीं, हमको इसके बाद 58 पे बात करनी है। तो 58 क्या होगा? सीने पर नदियां। ठीक, मतलब नियोडाइमियम होगा। अब हमको इस नियोडाइमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। एटॉमिक नंबर हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 58, 59 और ये हो जाएगा 60। ठीक है, अब देखो इसके बाद ये सीरियम आ रहा है। ठीक है, अब सीरियम कौन सी सीरीज में जाता है? ये 4s सीरीज का एलिमेंट है। अगर 4s सीरीज का एलिमेंट है, इसका मतलब तो इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो 4s ऑर्बिटल में जाएगा। आई बस समझ में? तो अगर हम सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो हो जाएगा, जेनॉन से शुरू होगा, जेनॉन 4f1 5d1 6s2, इस तरीके से। यहाँ तो बात समझ में ना? ठीक है, सीरियम के बाद क्या आएगा? पर प्रेसियोडाइमियम,
इसका एटॉमिक नंबर होगा 59, ये हो जाएगा जेनॉन। अब देखो यहाँ पे 4f1 है, तो एक चीज ये ध्यान रखना कि 4f1 के बाद 4f2 नहीं भरा जाता है, ठीक है, ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, यहाँ पे 4f2 ना होके सीधे सीधे आएगा 4f3, ठीक है। जो अगर इसको हम नॉर्मली लिखते तो हो जाता 4f2 5d1 6s2, ये होता। लेकिन होता क्या है, ये जो d का इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाता है, f ऑर्बिटल में, तो यहाँ पे 2 ना होके यहाँ पे 3 हो जाता है, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6s2, ठीक। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा नियोडाइमियम जो कि होता है 60, नियोडाइमियम होता है Nd, ठीक। अब यहाँ पे 4f1 है, यहाँ पे 4f3 है, यहाँ पे क्या आएगा, जेनॉन के साथ 4f4 आएगा और 6s2 आएगा समझ में। तो ये होगा इसका नियोडाइमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। होगा आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार इसको देखने की कोशिश करना। और अगर आपको बहुत डिटेल में जानना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, उसको आप लोग एक बार जाके देखेंगे, तो उसमें हम डिटेल में कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए, जिसमें लिखा है जेनॉन 4f4 6s2, सर यहाँ पे 6s2 होगा, डी नहीं होगा, क्योंकि हम इसके कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं 6s2 और यहाँ पे भी 6s2 होगा, ठीक है। ऐसा एक सेम क्वेश्चन नीट 2016 में पूछा गया था, जो कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। इसमें लिखा है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यूरोपियम एटॉमिक नंबर 63, गैडोलिनियम एटॉमिक नंबर 64 एंड टर्बियम एटॉमिक नंबर 65। मतलब इसमें इन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये सब एलिमेंट्स आते कहाँ पे हैं। अच्छे से पता है आप लोग को कि ये सब 4f सीरीज के एलिमेंट हैं, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, ठीक है। कहा जा रहा है यूरोपियम, गैडोलिनियम और टर्बियम, ठीक। तो ये हो जाएगा सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद, उसके बाद आएगा यहाँ पे तब, ठीक। पूछा जा रहा है यूरोपियम, गैडोलिनियम और टर्बियम के बारे में, ठीक है। अब इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, अगर आपको सीरियम का याद रहेगा या फिर नियोडाइमियम का याद रहेगा। इसका क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, प्रेसियोडाइमियम का होता है 4f3, 4f2 होना चाहिए था, लेकिन जो डी का इलेक्ट्रॉन है वो कूद के f ऑर्बिटल में आता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो 4f ऑर्बिटल होता है उस पर न्यूक्लियस का होल्ड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो s का जो d का इलेक्ट्रॉन है वो कूद के f ऑर्बिटल में चला जाता है, ये हो जाएगा 6s2, ठीक। नियोडाइमियम का क्या होगा, अब यहाँ से नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलता है, हो जाएगा 4f4 और ये हो जाएगा 6s2, ये हो जाएगा 4f5 और ये हो जाएगा 6s2। जेनॉन के बाद ये हो जाएगा 4f6 और ये हो जाएगा 6s2। यूरोपियम के केस में क्या होगा, ध्यान देना, यहाँ पे जेनॉन 4f7 6s2 हो जाता है, आएगा समझ में। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि जो ये 4f7 है ये हो गया हाफ फील्ड। अब अच्छे से पता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड हो जाता है तो ये अपनी स्टेबिलिटी को बचा के रखना चाहता है, रजिस्ट करेगा, और इसमें 8वां इलेक्ट्रॉन आने में बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हो जाएगा 6s मतलब जेनॉन 4f7, जो 8वां इलेक्ट्रॉन होगा वो फिर से चला जाएगा 5d1 में, हो जाएगा 6s2 में, ठीक है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचा के रखना चाहता है, आएगा समझ में। तो यूरोपियम हो गया, गैडोलिनियम हो गया। अब टर्बियम के केस में क्या होगा, अब जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा वो डी ऑर्बिटल में तो जा नहीं सकता, 5d2 हो नहीं सकता है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे जेनॉन 4f7 4f8 ना होगी, हो जाता है 4f9, ठीक है। 5d फिर से गायब हो जाएगा और ये हो जाएगा 6s2, ठीक। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूरोपियम, गैडोलिनियम और टर्बियम का। यहाँ से दोबारा से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं 100% है, चाहे CUET में चाहे और भी सारे एग्जाम्स में, नीट में भी सवाल यहाँ से आ सकता है बस में। हम क्यों कह रहे हैं CUET में यहाँ से सवाल आ सकता है, क्योंकि CUET में अभी तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सवाल नहीं बना है। CUET के 2022 और 2023 के एग्जाम में अभी तक डी एंड ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एक सवाल पूछा गया है, दोनों साल के मिला के, 2022 और 2023 दोनों को मिला के, ठीक है। उसके बाद 2024 वाले एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ढेर सारे सवाल बने थे,
2025 के एग्जाम में भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से कई सारे सवाल बने थे, तो 2026 के एग्जाम में 100% इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी है। आएगा समझ में, खासकर ये पढ़ के जाना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, ठीक है। ए में क्या लिखा है, जेनॉन 4f7 6s2, ये है जेनॉन 4f7 6s2, ये यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। उसके बाद पूछा है गैडोलिनियम का, ये रहा 4f7 5d1 6s2 ये वाला, और उसके बाद 4f9 6s2 आएगा समझ में। तो इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। इसी टाइप का एक और सवाल नीट 2015 में जब इसको AIPMT कहा जाता था तब भी ये सवाल पूछा गया था, जिसमें पूछा जा रहा है गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। यहाँ पे साफ साफ लिखा है होगा 4f7 5d1 6s2, ठीक है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन सही होगा बी वाला, आएगा समझ में। तो इस टाइप के 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। आगे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कि पूछा गया है जेईई मेन 2024 में शिफ्ट 2 में पूछा गया था। पूछा जा रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन हैविंग ऑल द एलिमेंट्स विद डिटेल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। कहा जा रहा है इसमें से कौन से एलिमेंट का डिटेल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा, ठीक है। अब इसमें साफ साफ दिख रहा है कि जो ग्रुप नंबर 12 होता है उसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिटेल होता है। जैसे हो गया जिंक, कैडमियम, मरकरी, ठीक है। इसके पहले यहाँ पे आता है कॉपर। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी क्या होता है 4s1 3d10। जिंक का क्या क्या होगा, ये होगा 4s2, इसको यहाँ लिख देते हैं। कॉपर का होगा 4s1 3d10 और जिंक का होगा 4s2 3d10। जिंक का होगा 4s2 3d10, आएगा समझ में, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन सही होगा बी वाला, ठीक। ये सीधा सीधा याद करने वाली बातें हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग विद नोबल गैस कन्फिगरेशन। इनमें से किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नोबल गैस जैसा होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तभी हो पाएगा जब आपको हर एक एलिमेंट का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में एकदम से क्लियर होगा, ठीक है। सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है स्ट्रोंशियम, ठीक। अब अच्छे से पता है कि जो स्ट्रोंशियम होता है वो एस ब्लॉक के सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। स्ट्रोंशियम एस ब्लॉक के सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। उसको कैसे याद रखना है, BeMg Ca Sr Ba और Ra, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऐसे याद कर सकते हैं, है बस समझ में। अब देखो इन सब एलिमेंट्स पे 2+ आता है, ठीक। अगर 2+ आएगा तो इनका सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नोबल गैस जैसा हो जाएगा। बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 4, ठीक है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो इसको लिया जाएगा इस तरीके से, हीलियम 4s हीलियम 2s2, आएगा समझ में। अब ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है तो 2s2 आया। उसके बाद हीलियम के बाद क्या आएगा, यहाँ पे आएगा नियॉन, ठीक। 2 के बाद यहाँ पे आएगा 3s2। उसके बाद आएगा यहाँ पे हीलियम नियॉन, यहाँ पे आएगा आर्गन, हो जाएगा 4s2। यहाँ पे क्या आएगा हीलियम नियॉन आर्गन, यहाँ पे आएगा जेनॉन, हो जाएगा 5s2। ऐसे यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा, हीलियम नियॉन आर्गन जेनॉन क्रिप्टॉन रेडॉन, आएगा समझ में। मैं आपको स्ट्रोंशियम के बारे में पूछा गया है। अब यहाँ पे अगर 2+ आता है तो 5s हो जाएगा 0, तो स्ट्रोंशियम 2+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा वो नोबल गैस जैसा हो जाएगा, आएगा समझ में, ठीक है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि स्ट्रोंशियम 2+ नोबल गैस जैसा होगा। दूसरे की बात करते हैं Cgm+, ठीक। अब Cgm+ को करने के लिए एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए Cgm कहाँ पे आता है, इसलिए कह रहे हैं बार बार कि पीरियोडिक टेबल के हर एक एलिमेंट की पोजीशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक। तो Cgm कहाँ पे आएगा, Cgm आएगा एस ब्लॉक के ग्रुप 1 में, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और Cgm। अब सबको पता है यहाँ पे इन सब एलिमेंट्स पे +1 आता है, आएगा समझ में। सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो होता है 11, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा
नियॉन 3s1। अब देखो, अगर सोडियम पे एक प्लस आ जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो सोडियम जैसा सोडियम नियॉन जैसा हो जाएगा, सोडियम प्लस नियॉन जैसा हो जाएगा। सेम अगर इसी तरीके से नीचे आते चलें तो नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और यहाँ पे आ जाएगा जेनॉन। ठीक है, 3 4, यहाँ पे 3 है तो पोटेशियम केस में हो जाएगा 4, रुबिडियम के केस में हो जाएगा 5s2, सीजियम केस में हो जाएगा 6s2, 6s1। आई बात समझ में, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, अब सीजियम पे अगर प्लस आएगा तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, सीजियम किसके जैसे बन जाएगा, जेनॉन जैसा। आई बात समझ में, तो 2 मिला हमको, एक स्ट्रोंशियम 2+ और सीजियम 2+, ये दोनों किसके जैसे होंगे, नोबल के जैसे होंगे। अगला चेक करते हैं जो कि है लैंथनम। ठीक है, लैंथनम पे अगर 2+ आएगा, अब अच्छे से पता है कि लैंथनम आता कहाँ पे है। लैंथनम आता है स्कैंडियम, ये ट्रियम, ये सेकेंड ईयर लाएंगे AC। ठीक है, ये 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, 5D सीरीज है और ये 6D सीरीज है। अब स्कैंडियम का याद होगा तो आपको लैंथनम का भी याद होगा। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे स्कैंडियम का कितना होता है, ये होता है आर्गन 4s2 3d1। आई बस में, ये आर्गन है तो नीचे वाला क्या होगा, क्रिप्टॉन, ये होगा जेनॉन। ठीक, ये 4D, ये 4 है तो ये ट्रियम का होगा 5 और इसका होगा 6। इसमें एटॉमिक नंबर भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको पोजीशन पता है तो सारे कुछ आप आसानी से कर सकते हैं। ये 4 हो गया, ये 5 होगा और ये 6s हो जाएगा, 6s2 और 3d1। ठीक है, लैंथनम में 2+ है, अगर 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये S से जाएगा। ठीक है, D में एक इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा, तो क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसा हुआ, नहीं हुआ, तो लैंथनम नहीं होगा नोबल गैस जैसा। अब बात करते हैं लेड की। लेड, अब आपको पता होना चाहिए लेड कहाँ पे आता है एग्जैक्टली। ठीक है, कुछ लोग को याद होगा कि लेड कहाँ पे आता है। ठीक, कैसे याद रखना है, हमको याद रखना है कि लेड जो होता है वो कार्बन फैमिली का है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। आई बस में इसको याद कर सकते हैं, काशी, CSI मतलब काशी गए, SN से शंकर, PB से पार्वती। ठीक है ना, अब हमको इसका एटॉमिक नंबर भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बट एटॉमिक नंबर दिया है क्वेश्चन में। ठीक, हमको कार्बन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, 6 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, अगर यहाँ पे 6 है तो हो जाएगा हीलियम 2s2 2p2। ठीक, क्योंकि सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। आई बस में, तो यहाँ पे 2s2 और 2p2 होगा। अगर यहाँ पे 2s2 2p2 होगा, ठीक, तो यहाँ पे होगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 6s2 6p2। ठीक है, यहाँ पे हीलियम है तो यहाँ पे हो जाएगा नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और यहाँ पे हो जाएगा जेनॉन। ठीक, नॉर्मल जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही वाला होगा। ठीक, अब उसमें पता है कि 4f14 आ जाता है, 5D के ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, बट बेसिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होगा। आई बात समझ में, तो अब देखो यहाँ पे 2+ अगर हम लेके आए तो अगर 2+ आएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, 6s0 होगा, बट 6p में तो इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा ना, तो क्या लेड पे 2+ आने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसा हुआ, नहीं हुआ। अगर नोबल गैस जैसे नहीं हुआ तो लेड का 2+ भी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं शो करेगा। ठीक है, अब आते हैं लास्ट में इटरबियम पे। ठीक, अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि YB या फिर इटरबियम आता कहाँ पे है। ठीक है, ध्यान दो, इटरबियम आता है 4f सीरीज में, मतलब F ब्लॉक एलिमेंट के 4f सीरीज में आता है। ठीक है, कैसे पता, हमको अच्छे से याद है कि जो भी याद करवाए थे, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम अब, ये रहा इटरबियम और ये हो जाएगा लवटी। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब कुछ चीजें याद रखनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हम बात किए थे कि यूरोपियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है जेनॉन 4f7 6s2। ठीक है, इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन आता है वो कहाँ जाएगा, ये अपना हाफ एल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन करके चलेगा, तो ये हो जाएगा जेनॉन 4s7। जो अगला इलेक्ट्रॉन होगा वो चला जाएगा 5d1 में और ये हो जाएगा
2। ठीक है, टर्बियम में क्या होगा, ये हो जाएगा जेनॉन। अब जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा वो जाएगा 4f9 6s2 इस तरीके से। ठीक, अब ये 9 हो गया तो ये हो जाएगा जेनॉन 4f10, ये हो जाएगा जेनॉन 4f10 6s2 हो जाएगा, ये हो जाएगा जेनॉन 4f11 6s2। 11 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा और ये हो जाएगा 14, जेनॉन 4f14 6s2 इस तरीके से। आएगा समझ में? तो इस तरीके से हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर सकते हैं। तो आप लोग को दिख रहा होगा कि एग्जैक्ट पोजीशन और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे निकाला जाता है वो याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आएगा समझ में? अब अगर हम इटरबियम पे 2+ लेके आते हैं तो क्या होगा, इटरबियम पे अगर हम 2+ लेके आएंगे तो इलेक्ट्रॉन जाएगा 6s से, तो क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नोबल गैस जैसा हुआ? नहीं हुआ। अगर नोबल गैस जैसा नहीं हुआ तो इसको हम नोबल गैस में नहीं रखेंगे। ठीक है, तो अभी तक 2 ही मिले हैं, एक स्ट्रोंथियम और दूसरा सीजियम। लास्ट आता है आयरन। आयरन पे 2+ है। अब देखते हैं आयरन के 2+ क्या नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शो करेगा। अच्छे से पता है आयरन होता है 26 3D सीरीज का एलिमेंट है। यहाँ पे क्या आएगा, आर्गन। आर्गन हो जाता है 18, ये 2 दिख रहा है तो हो जाएगा 4s2, ये 6 दिख रहा है तो हो जाएगा 3d6। 2+ आने के बाद यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, अब डी में भी 6 इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे तो क्या इसका नोबल गैस जैसा हुआ? नहीं हुआ। ठीक, ये सब आपको जल्दी करने आना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। आएगा समझ में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, मतलब कितने नोबल गैस होंगे? 2, स्ट्रोंथियम और सीजियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे जो कि पूछा गया था 30 जनवरी 2024 में। इसमें मैच कराना है। ठीक है, एक तरफ है क्रोमियम 2+, मैग्नीज प्लस, निकल 2+, वेनेडियम 2+, दूसरी तरफ है 3d8 3d3 4s1 3d4 3d5 4s1। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना कि जो सबसे पहले आता है उसको पहले मैच करा दो। ठीक है, जैसे अगर हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो यहाँ पे 2+ है। ठीक है, पहले क्रोमियम के लिख देते हैं, ये हो जाएगा आर्गन 4s1 3d5। अगर इस पे 2+ आएगा, ठीक, यहाँ पे मान लो 2+ लेके आए हम तो 4s1 से इलेक्ट्रॉन जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, हो जाएगा 3d4। आएगा समझ में? अब देखो 3d4 कौन सा है, 3 पे, तो ए जाएगा 3 पे। अब चारों ऑप्शन में चेक करो, ए 3 पे कहाँ पे जा रहा है, बी वाले में ए 3 पे जा रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें एक ही ऑप्शन सही होगा, बी वाला। ठीक, अब एक चेक करने के बाद एग्जैक्टली पता लगा लिए कि खाली बी ऑप्शन में ए 3 पे जा रहा है तो ए वाला सही होगा। ठीक है, बट एक और अगर चेक करना हो तो मैग्नीज का +1 चेक कर लो, मैग्नीज होता है 25, ये हो जाएगा आर्गन 4s2 3d5। ठीक है, मैग्नीज पे अगर 1+ आएगा तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 4s1 3d5 बचेगा। ठीक है, 4s1 3d5 है 4th पे, तो बी जाएगा 4th पे, और बी वाले ऑप्शन में ही बी 4th पे गया है। ठीक है, इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन एकदम परफेक्टली सही है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो कि पूछा गया है जेईई मेन 2020 में। इसमें कहा जा रहा है द सेट दैट कंटेन्स एटॉमिक नंबर्स ऑफ ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मतलब इनमें से कौन सा सेट है जिनमें खाली ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ही एटॉमिक नंबर दिए गए हैं। अब ये सवाल करने के लिए आपको पूरी पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, ये सब क्वेश्चन उतना टफ नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है कि इसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो हम पहले ये देखते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनमें कहाँ से लेके कहाँ तक एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स पाए जाते हैं। आई बात समझ में? सबसे पहला जो है वो है स्कैंडियम, और यहाँ पे आता है लास्ट में जिंक। ठीक है ना, आई बात समझ में? इसका एटॉमिक नंबर होता है 21 और इसका एटॉमिक नंबर होता है 30। ठीक है, अब ये चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर 30 एटॉमिक नंबर है यहाँ पे है तो इसके इधर कितने एलिमेंट होंगे, इसके इधर पी ब्लॉक शुरू हो जाता है, तो 31 से लेके 36 तक पी ब्लॉक के एलिमेंट्स पाए जाएंगे। पी ब्लॉक के उधर इसके पहले यहाँ पे एस ब्लॉक आता है। 36 के बाद जो एलिमेंट आएगा 37 एटॉमिक नंबर वाला,
वो एस ब्लॉक के ग्रुप 1 का एलिमेंट होगा। इसका मतलब जो 37 एटॉमिक नंबर होगा वो किस में पाया जाएगा, वो एस ब्लॉक में पाया जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो पहले गलत हो गया क्योंकि 37 जो होगा वो एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ बी वाला। ठीक, अब बी वाले में देखो 21 एटॉमिक नंबर ट्रांजिशन एलिमेंट का होगा, मतलब डी ब्लॉक में ही पाया जाएगा। आई बात समझ में। 25 भी मैग्नीज का होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट ही है वो। 42 हम देखते हैं 42 कहाँ पे होगा। ठीक है, अगर तुम लोग को याद हो तो जिंक के बाद चलो थोड़ा सा सिखा देते हैं कि एटॉमिक नंबर लिखा कैसे जाता है। इस सेकेंडियम के नीचे यहाँ पे आएगा यट्रियम, सेकेंड ईयर लाएंगे AC। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि ये जो 21 है इसमें 18 अगर ऐड करते हैं तो आता है 39, इसमें 18 ऐड करते हैं तो आता है 57। ऐसा नहीं, हमको 57 से मतलब है, उसके बाद हमको इसमें एक्टिनियम को लिखने की जरूरत नहीं है, बट एक्टिनियम का भी आप लोग को याद होना चाहिए। एक्टिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 89। आई समझ में। 89 कैसे है, ध्यान देना, हम 21 में 18 ऐड किए। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 21 में 18 ऐड किए। ठीक, उसके बाद 39 से 57 जाने में हम 18 ऐड किए। अब लैंथनम से एक्टिनियम माने कि 57 से 89 जाने में हम 32 ऐड किए। आई समझ में। तो अगर हम स्कैंडियम वाली सीरीज की बात, स्कैंडियम वाले ग्रुप की बात कर रहे हैं या फिर कह सकते हैं ग्रुप 3 की बात कर रहे हैं, ग्रुप 3 के एलिमेंट्स होंगे, तो हम पहले 18 फिर 18 उसके बाद 32 ऐड करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें याद रहेंगी तो आपके लिए पूरी पीरियोडिक टेबल बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आता है टाइटेनियम, ये होता है 22। ठीक, अब देखो टाइटेनियम के बाद यहाँ पे नीचे क्या आएगा, जर्कोनियम, यहाँ पे आएगा हाफनियम। नीचे जाने की हमको जरूरत नहीं है क्योंकि उतना पूछा नहीं जाता एग्जाम में। इसको याद कर सकते हैं टी जरा हाफ, टी मतलब चाय, जरा हाफ। आएगा समझ में। अब 22 में हम 18 ऐड करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा, या फिर अगर हम इससे ये याद कर लिए तो हमको दूसरा वाला याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा 39 के बाद 40। ठीक, अब हमको ये पता है कि 57 के बाद यहाँ पे क्या आता है, 72 आता है। ठीक, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट 58 से लेकर 71 तक कहाँ रखे गए हैं, ये सब रखे गए हैं 4F सीरीज में। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बता दें तो 90 से लेके 103 तक ये 5F सीरीज में रखे गए हैं। ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि 90 से लेके 103 तक 5F सीरीज में रखे गए हैं। इन दोनों को F ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। इनमें 14 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी 14 एलिमेंट्स हैं। आएगा समझ में। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, उसके बाद आएगा ये 4th ग्रुप है, ये 5th ग्रुप है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, यहाँ पे आएगा वैनेडियम जो कि होता है 23। अब ध्यान रखना ये भी यहाँ पे 40 आया तो यहाँ पे आएगा 41। ठीक, वी इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि वी से हो जाएगा वो, एनबी से हो जाएगा नवाब और टी से हो जाएगा थे, मतलब वो नवाब थे। ये 40 है तो हो जाएगा 41, ये हो जाएगा 73। ठीक ना। उसके बाद आएगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, MO, माने टंगस्टन, क्राउन मोती वाला, क्राउन मोती वाला। ये बस समझ में। अब आगे एटॉमिक नंबर तो लिख ही सकते हो, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 74। ठीक है, ऐसे बढ़ते जाएंगे। इसके बाद आएगा यहाँ पे मन तक रखेंगे, मन तक रखेंगे। आई बस समझ में। एटॉमिक नंबर लिख लेना अपने हिसाब से। ये हो जाएगा आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम। ठीक, इसको याद रख सकते हैं। फिर रूठा ओसनम, फिर रूठा ओसनम। आई बात समझ में। आयरन, मैग्नीज आयरन, यहाँ पे हो जाएगा कोबाल्ट, RH। ठीक, कौन रहेगा, आयरलैंड, कौन रहेगा, आयरलैंड। ठीक है, ये हो जाएगा निकिल, PT, PD और PT। नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। आएगा समझ में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोबाल्ट, निकिल, यहाँ पे आ जाएगा कॉपर, यहाँ पे सिल्वर और यहाँ पे आ जाएगा गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, इसको पढ़ सकते हो क्यों आगे आऊं, क्यों आगे आऊं। उसके बाद आएगा यहाँ पे जिंक, कैडमियम, मरकरी।
ठीक है, जिंक कैडमियम मरकरी, ये नॉर्मली याद रहता है लोगों को, जिंक कैडमियम मरकरी होगा। ठीक है, इसको याद कर सकते हो, जिन कनाडा होगा, जिन कनाडा होगा। ठीक है, ये सारे हुए एटॉमिक नंबर। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। बी वाले ऑप्शन हम चेक कर रहे थे, तो 21 ट्रांजिशन एलिमेंट में है, ये दे रहा है 21। ठीक, उसके बाद 25 ये रहा, उसके बाद है 42, ये रहा 42, 72 कहाँ पे आएगा, ये। इसका मतलब जो बी ऑप्शन है उसके सारे सारे एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही हैं। ठीक है, सवाल यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर हम सी वाला चेक करें तो 9 आता ही नहीं है, 9 ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं आता है। ठीक, तो यहाँ पे यहीं पे सवाल खत्म हो जाता है। अगर हम डी की बात करें तो इनमें से कौन सा एटॉमिक नंबर होगा जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं आएगा। 21 100% आएगा क्या, 32 आएगा, ध्यान से देख के बताओ। यहाँ पे देखो 39 यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक, और यहाँ पे जिंक 30 पे खत्म होता है, तो 31 और 32 वो चला जाएगा पी ब्लॉक में। ठीक है, यहाँ पे अगर हम दिखा दें पीरियोडिक टेबल में, तो जो 32 होगा वो यहाँ पे होगा, दिख रहा है ना, और ये है पी ब्लॉक पूरा, आएगा समझ में। ठीक, और डी वाला ऑप्शन भी यही पे गलत हो जाता है। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी वाला। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें कहा जा रहा है द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज ऑफ कॉपर प्लस, कॉपर 2+, क्रोमियम 2+, क्रोमियम 3+। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, स्पिन ओनली को लिखा जाता है SO। इसका फार्मूला होता है n+2। ठीक है, जहाँ पे n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिख देते हैं n हो जाएगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आएगा समझ में। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट उस आयन का सबसे ज्यादा होगा जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होंगे, आएगा समझ में। अगर हम इन चारों में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसका शॉर्टकट है कि उस आयन को देखो जो सबसे आसानी से स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दे रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें कॉपर 1+ की, ठीक है, ये सबसे आसानी से स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट म्यू/SO की वैल्यू देगा, ये होता है आर्गन 4s1। अगर हम कॉपर की लिखें 3d10 होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर 1+ आएगा तो ये हो जाएगा 4s0 और हो जाएगा 3d10, आएगा समझ में। अगर d10 है तो क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। ठीक है, अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो जो म्यू/SO होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि हम n की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा फाइनली, आएगा समझ में। तो अब ये चेक करना है कि कौन से वाले ऑप्शन में कॉपर 1+ सबसे लास्ट में आ रहा है, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर देखना है। ठीक, क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है कि जो सी ऑप्शन है उसमें कॉपर 1+ सबसे लास्ट में आ रहा है। ठीक है, तो उसी में स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू सबसे कम होगी, और सबसे कम 0 से ज़्यादा क्या होगा, नेगेटिव में हो नहीं सकता, तो सी ऑप्शन सही होगा। अगर आपको और अच्छे से चेक करना है तो सी ऑप्शन का पहला वाला चेक कर लो, क्रोमियम 2+। क्रोमियम जो होता है वो होता है 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा आर्गन 4s1 3d5। अगर 2+ है इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, तो बचेगा 4 का मतलब n की वैल्यू 4 होगी। अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हम म्यू/SO की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, n+2 में n की जगह पे क्या रख देंगे, हो जाएंगे, रख देंगे हम 4 + 2 इस तरीके से। ठीक है, तो 4 2 6 हो जाएगा, 6 4 जार 24 √24, है समझ में। अब तुम लोग को √24 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, या फिर इससे अच्छा है कि सब लोग √24 की वैल्यू याद कर लो। ठीक है, √24 की जो वैल्यू होती है वो होती है 4.89, आएगा समझ में। हम यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने तक जा सकते हैं, मैक्सिमम 6 तक जा सकते हैं, आएगा समझ में। क्योंकि जो क्रोमियम होता है उसमें मैक्सिमम 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा 4s1 3d5, 5 अनपेयर्ड ये, 1 अनपेयर्ड ये, तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो सकते हैं।
ठीक है। और 3D सीरीज के बाद किसी भी एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट रेयरली कभी पूछा जाता है। आएगा समझ में। तो अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल गया तो म्यू एस ओ की वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। √n+2 करेंगे हम, सॉरी n+2। यहाँ पे अगर हम अगर हम वैल्यू रखेंगे n की वैल्यू तो हो जाएगा 1 1+2 √3 होगा। √3 होता है 1.732। अगर हम n=2 रखते हैं, ठीक, तो हो जाएगा 2 √2 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 2 8 √8 हो जाएगा। ठीक है। अब √8 की वैल्यू क्या होगी, √8 की वैल्यू होती है 2.82। आएगा समझ में। ठीक है। अगर n की वैल्यू अगर 3 होती है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 + 2 3 + 2 5 5 3 15 हो जाएगा √15। आएगा समझ में। तो √15 कितना आएगा, ये होता है 3.87। ठीक। अगर हम n=4 की बात करें, जो भी हम कैलकुलेट किए थे, ये हो जाएगा 4 + 2 4 + 2 6 होगा, 6 4 24। ठीक है। तो √24 कितना होगा, ये हो जाता है 4.89। अगर हम 5 देखें, मैक्सिमम 5 तक ही इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जा सकता है। तो हो जाएगा 5 5 + 2 5 + 2 होता है 7 7 5 35। ठीक है। तो जो √35 होता है वो होता है 5.91। ठीक है। एक लास्ट 6 वाला भी देख लेते हैं, n=6 n=6 कितना हो जाएगा, n=6 हो जाता है 6 6 + 2 6 + 2 होता है 8 8 6 48। ठीक है। अगर हम √48 निकालें तो ये वैल्यू आती है 6.92। आएगा समझ में। एक चीज ये ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, ठीक है, तो वैल्यू क्या निकल के आई, वैल्यू निकल के आई 1.732। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो वैल्यू निकल के आई 2.82। ठीक। अगर 3 है तो वैल्यू निकल के आई 3। इसका मतलब देखो, ये 1 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, ये 6 आ रहा है। आएगा समझ में। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो वैल्यू निकल के आती है उसमें वो नंबर जरूर होगा, डिजिट के लेफ्ट साइड में वो नंबर हमेशा होगा। ठीक। अगर किसी क्वेश्चन में दिया है कि मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है ये 6.92, इसका मतलब हुआ कि उस कंपाउंड में या फिर उस आयन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6। ठीक ना। अगर ये ध्यान रहेगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आएगा समझ में। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मेटल एमंग क्रोमियम, कोबाल्ट, आयरन एंड निकिल विच हैज द लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है। मतलब इन चारों में जिनका लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है, उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ये बताना है। आएगा समझ में। ध्यान से देखो, पहला एलिमेंट दिया है क्रोमियम, दूसरा एलिमेंट दिया है कोबाल्ट, तीसरा है आयरन और चौथा है निकिल। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पहला एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो नॉर्मली सबको पता होता है, लेकिन जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है उसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के बारे में तो नीचे हम वीडियो में लिंक लगा देंगे। ठीक है। वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं आप लोग। बट अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा बताने की कोशिश करें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इसका मतलब हुआ कि ये मेटल है, ये सॉलिड की फॉर्म में होगा। ठीक है। और एक मेटल जो होता है वो दूसरे मेटल से मेटेलिक बॉन्ड से जुड़ा होता है। जैसे मान लो निकिल है, ठीक है, तो निकिल किसी दूसरे निकिल से मेटेलिक बॉन्डिंग से जुड़ा होगा। ऐसे बहुत सारे करोड़ों निकिल के एटम से जुड़े होंगे। हमको क्या करना है, मान लो ये बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड है इस तरीके से। ठीक है। तो निकिल के मेटल से निकिल का एटम बनाने के लिए हमको जितनी एनर्जी देनी पड़ती है, निकिल के मेटल से निकिल का एटम बनाने में जितनी एनर्जी देनी पड़ती है, उसी को हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। आएगा समझ में। क्योंकि हमको मेटेलिक बॉन्ड ब्रेक करना है, इसका मतलब हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है। यहाँ तो बात समझ में आ रही ना। इसका मतलब हुआ कि हमको मेटेलिक बॉन्ड ब्रेक करना है। ठीक।
अब सोचो मेटेलिक बॉन्ड अगर ब्रेक करना है तो मेटेलिक बॉन्ड किस पे डिपेंड करता है? मेटेलिक बॉन्ड डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। आएगा समझ में? मतलब हुआ इसका कि जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे मेटेलिक बॉन्ड उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटल को दूसरे मेटल से जुड़ने में उतनी ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पेयर होने की कोशिश करेंगे। तो इसी पेयर होने की कोशिश में वो अपने बगल वाले मेटल के साथ बगल वाले मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ वो पेयर होने की कोशिश करते हैं। अगर पेयर होने की कोशिश करते हैं तो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। इस वजह से मेटेलिक बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, अगर हम एक्चुअल डेटा की बात करें तो जो क्रोमियम की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है वो होता है 397, आयरन का होता है 416, कोबाल्ट का होता है 425, इसका होता है 430। ठीक है, ये सारा डेटा किलो जूल पर मोल में है। आएगा समझ में? आपको दिख रहा होगा कि इसमें 5 और 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने हैं? इसमें 1 2 3 4 5 और ये 6, इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर 7 की बात करें तो 6 और ये 7 हो जाएगा। इस तरीके से इसमें 3 है, 8 अगर हो जाएगा इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर हम कॉन्सेप्ट के बेसिस से करें तो सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है निकिल में। अगर निकिल में सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब निकिल की मेटालिक बॉन्डिंग सबसे वीक होनी चाहिए थी, बट सबसे कम मेटालिक बॉन्डिंग सबसे कम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्रोमियम का है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हुए भी क्रोमियम जो है वो मेटालिक बॉन्डिंग बहुत बेकार करता है। इस वजह से क्रोमियम की जो मेटालिक बॉन्डिंग होती है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है, बहुत कम है। असल में इसका रीजन ये है कि इसका जो 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ठीक है, ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। अगर हाफ फील्ड है तो ये हमेशा हाफ फील्ड में ही रहना चाहता है। अगर ये पेयरिंग कर लेगा तो इसकी हाफ फील्ड स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। इस वजह से क्रोमियम का जो मेटालिक बॉन्डिंग होती है बहुत वीक होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पेयर नहीं करते हैं हाफ फील्ड स्टेबिलिटी बचाने के चक्कर में। इस वजह से क्रोमियम का जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा वो सबसे कम होगा। मतलब हम क्रोमियम को आसानी से थोड़ा सा हीट देंगे तो क्रोमियम का जो बॉन्ड होगा आसानी से टूट जाएगा। जो थोड़ा बहुत मेटालिक बॉन्ड होगी बहुत आसानी से टूट जाती है। इस वजह से क्रोमियम का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत लो होता है। यहाँ तो बात समझ में आई? ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि जिसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे कम होगा उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी जी ये ध्यान देने वाली बात है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो खाली 4s को या फिर अकेले 3d को नहीं देखा जाता है। मतलब 4s में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर 3d में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अकेले 4s या फिर 3d का नहीं देखा जाएगा, हमको दोनों को कंबाइन करके बताना पड़ता है, खासकर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में। आई बात समझ में? तो 5 इसमें है, 1 इसमें है, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 6। आई बात समझ में? इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा सी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें कहा जा रहा है द पेयर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस हैविंग द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है वेनेडियम और कोबाल्ट। वेनेडियम और कोबाल्ट अच्छे से पता है, वेनेडियम होता है 23 समझ में। तो वेनेडियम पे अगर हम वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो हो जाएगा आर्गन 4s2 3d3, ये होगा। वेनेडियम पे 2+ है, अगर 2+ है तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, बचेगा 3d3। ठीक, उसके बाद है कोबाल्ट पे 2+, कोबाल्ट होता है 27, कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। आई बात समझ में? तो अगर हम कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो हो जाएगा आर्गन 4s2 3d7, 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा 3d7। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितने अनपेयर्ड हैं? इसमें 3 अनपेयर्ड हैं। इसमें कितने अनपेयर्ड हैं? ध्यान से देखो, अगर हम 3d7 का इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करें 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इसमें भी 3 अनपेयर्ड हैं, तो पहला ऑप्शन सही हो गया। आई बता दी, बट एक और चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है, इसमें 2+ है, यहाँ पे लिख लेना 2+। अगर हम बी वाला ऑप्शन चेक करें, ठीक, टाइटेनियम का 2+ है और कोबाल्ट का
2+ है। टाइटेनियम जो होता है 22, ये हो जाएगा आर्गन 4s2 3d2। ठीक, और कोबाल्ट अभी चेक किए थे 27 होता है, इस पे 2+ है, ये था आर्गन 4s0 3d7। ठीक है, टाइटेनियम पे कितना है, टाइटेनियम पे 2+ है, अगर 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा ऐसा में, तो इसमें 2 अनपेड बचे, इसमें 3 अनपेड बचे, तो दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। ठीक, आयरन पे 3+, अगर हम आयरन पे 3+ लेके आते हैं, ठीक है, तो आयरन होता है 26 में से 2 जाएगा और 4s2 से, और 1 जाएगा 3d से, तो बचेगा 3d5। ठीक है, जिसमें 5 अनपेड हो गए। उसके बाद है क्रोमियम पे 2+, क्रोमियम होता है 4s1 3d5। ठीक, अगर 2+ है तो 4s से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा और 3d से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3d4। ठीक, तो इसमें 5 अनपेड हो गए, इसमें 4 हो गए, गलत है ये भी ऑप्शन। ठीक है, चौथा भी गलत ही है, साफ साफ दिख ही रहा है। टाइटेनियम पे 3+ है, अगर टाइटेनियम पे 3+ है इसका मतलब ये हो जाएगा D1 इस तरीके से। ठीक, उसके बाद मैग्नीज पे 2+ है, मैग्नीज का 2+ जो होता है वो 3d5 होता है, तो इसमें 1 अनपेड होगा, और मैग्नीज के 2+ पे 5 अनपेड होगा, तो चौथा ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए वाला। ठीक है, अब इसमें देख रहे हो ना, एक एक्स्ट्रा एफर्ट मांग रहा है। ठीक, लोग इसी में हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें पूछा जा रहा है द इनकरेक्ट। ठीक, अगर कहीं किसी क्वेश्चन में इनकरेक्ट लिखा मिले तो उस पर सबसे पहले फोकस जाना चाहिए तुम लोग का। द इनकरेक्ट रिलेशनशिप इन द फॉलोइंग पेयर्स इन रिलेशन टू द आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, मतलब पूछा जा रहा है कि इनमें से किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी का रिलेशन इनकरेक्ट है। ठीक है, अब आयनाइजेशन एंथैल्पी को भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही डील कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा है मैग्नीज के +1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कम होगा क्रोमियम के +1 से। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, हमको देखना है कि गलत है कि सही है। अगर सही होगा तो ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि हमको इनकरेक्ट वाला देखना है। ठीक है, अब मैग्नीज की +1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये हो जाएगा 4s1 3d5। क्रोमियम के +1 का क्या होगा, ये हो जाता है 3d5। आएगा समझ में। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये सही है, क्योंकि 3d5 हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, जबकि 4s1 से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। अगर सही है तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि हमको इनकरेक्ट वाला देखना है। ठीक है, आएगा समझ में। उसके बाद है बी वाला में मैग्नीज प्लस है। ठीक, मैग्नीज प्लस में तो यहाँ पे लिखे ही हैं। उसके बाद है मैग्नीज पे 2+। ऑब्वियस सी बात है कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने की कंपैरिजन में 2 इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये भी सही है, क्योंकि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है। ठीक है, थर्ड दिख रहा है, थर्ड भी बकवास सवाल है। ठीक, क्योंकि जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होगा वो हमेशा सेकेंड से ज़्यादा ही होता है। ये दोनों, ये तीन के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अगर हम डी वाले की बात करें तो इसमें कहा जा रहा है आयरन का 2+। आयरन का 2+ कहाँ गया, ये रहा। आयरन का 2+ क्या होगा, 3d5 होगा। सॉरी, Mn का 2+ क्या होगा, ये होगा 3d5। ठीक है, हाफ फील्ड है। और आयरन का 2+ क्या होगा, आयरन का 2+ का मतलब होता है 3d6। 3d5 से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कि 3d6 से? 3d6 से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है। असल में 3d5 से निकालना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये होना चाहिए था इस तरीके से, बट दिया है इस तरीके से, इसका मतलब ये गलत है, और जो गलत है वही गलत सही है। असल में क्यों, क्योंकि हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब हाफ फील्ड हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा ताकि हाफ फील्ड में चेंज हो जाए। ठीक है, तो रिलीज करना क्या होगा, बहुत आसान होगा, बहुत कम एनर्जी में आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन 10 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें कहा जा रहा है द मेटल आयंस दैट हैव कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ 4.9 bm। ठीक, अब देखो, अगर आपको 4.9 दिखा, इसका मतलब हुआ कि जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो कितने हैं, वो हैं 4। ठीक है, क्योंकि म्यू एस की वैल्यू जो दी गई है
वो है 4.9 BM। इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 होंगे। अब इसमें से चेक करना है कि कौन कौन से के केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आ रहा है। क्रोमियम का अगर हम 2+ देखें तो ये हो जाएगा आर्गन, ठीक, 2+ है, इसका मतलब 4s से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और 3d से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो हो जाएगा 4s 0 और 3d 4। तो ए वाला तो सही हो गया, इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम बी वाला चेक करें, ठीक है, बी में लिखा है आयरन पे 2+, ठीक है। अगर हम आयरन पे 2+ लिखें तो हो जाएगा 4s 0 3d 6, ठीक है। तो इसमें 6 अगर है तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक, इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस वाले में भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ए सही हो गया और बी सही हो गया, ठीक। अगर हम सी की बात करें, सी में लिखा है आयरन पे 3+, आयरन पे 3+ तो हो नहीं सकता, ठीक, क्योंकि अगर हम आयरन पे 3+ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्गन 4s 0 3d 5, आई बस समझ में, ठीक है। अगर 3d 5 जैसे 5 अनपेयर्ड हो गए, ठीक है, हमको देखना है क्या, हमको 4 अनपेयर्ड देखना है। अगर हम डी की बात करें तो कोबाल्ट, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27 और इस पे कितना प्लस है, 2+ है, ठीक। तो हो जाएगा आर्गन 4s 0 3d 7, ठीक है। अगर D7 है तो 1 2 3 4 5 6 7, 3 अनपेयर्ड है, ठीक है। हमको 3 देखना नहीं है, तो ये वाला भी गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया, ठीक है। अगर हम ई की बात करें, मैग्नीज पे 3+, इसमें भी क्या होंगे, 4 अनपेयर्ड होंगे। कैसे होंगे, मैग्नीज होता है 25, तो हो जाएगा 4s 2 3d 5, तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और 3d से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3d 4, ठीक है। तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। तो कौन कौन से में 4 इलेक्ट्रॉन है, एक ए में है और एक बी में है और एक ई में है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी और ई, मतलब डी वाला ऑप्शन सही होगा। आई बस समझ में।